Hello dear students, today we will study about structure of atom. बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो कहाँ से आए, उनकी डिस्कवरी के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले एटम के बारे में थ्योरी आई, डाल्टन ने दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बेटा डाल्टन ने क्या बोला कि दुनिया का सारा मैटर एक छोटे पार्टिकल से बना है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एटम। और यहाँ पे एटम का क्या मतलब होता है बेटा, एटम इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, ए स्टैंड्स फॉर इन एंड टोम स्टैंड्स फॉर डिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब ऐसा पार्टिकल जिसको और छोटे टुकड़ों में ना तोड़ा जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एटम। दुनिया का सारा मैटर एटम से ही बना हुआ। उसके बाद उसने बोला बेटा एटम को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही एटम को क्रिएट कर सकते हैं, और छोटे पार्टिकल्स में भी डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट में डाल्टन ने बोला कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स कैसे होंगे बेटा, आइडेंटिकल। मान लेता हूं मेरे पास आयरन है, आयरन चाहे आप कहीं से भी प्राप्त करो, उसके सोर्स ही चाहे अलग अलग हो, लेकिन आयरन का सिंबल जो Fe होता है बेटा, आयरन के सारे एटम्स एक जैसे ही होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स सब सेम रहेंगे हमेशा, चाहे उनके रिसोर्सेज अलग अलग हों। अब नेक्स्ट उसने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कैसे होंगे बेटा, डिफरेंट। मान लो एक आयरन है, दूसरा मेरे पास निकल है, तो इन दोनों के एटम्स कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। और उसके बाद डाल्टन ने नेक्स्ट जो पॉइंट बोला वो क्या बोला कि एटम्स जब भी कंबाइन करेंगे तो सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करेंगे। इसका मतलब ये है बेटा कि इस बात का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि आधा एटम कंबाइन हुआ या 1/4 एटम कंबाइन हुआ। अगर एटम कंबाइन होगा तो एक एटम होगा या दो एटम होंगे, जब भी एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर मिक्स होंगे। मान लेता हूं कि मेरे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एक कार्बन का एटम और दो एटम ऑक्सीजन के कंबाइन होकर क्या बनाते हैं बेटा, ऑक्सीजन के एटम्स O2 की फॉर्म में होते हैं, दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बेटा यहाँ पे एक एटम कार्बन के दो एटम किसके साथ कंबाइन हुए बेटा, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल होल नंबर रेशो। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि जब भी कोई दो एटम्स कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाते हैं और दो से ज्यादा रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, मान लो एक रेशो तो होगी 1:2, और दूसरी रेशो अगर कभी ऐसा हो जाए कार्बन प्लस ऑक्सीजन और ये कंबाइन होगी क्या बना ले बेटा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं तो इसको चलो बैलेंस करते हैं, O2 और यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे रेशो क्या है बेटा, 1:1, एक कार्बन एटम के लिए एक ऑक्सीजन ने कंबाइन किया। तो जब भी ऐसा हो जाए कि दो सिंपल होल नंबर रेशो है, रेशोज के अंदर एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, तो बेटा अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो क्या होगी, नंबर ऑफ एटम्स की 1:2। अगर ये रेशो चेंज हो गई तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर कभी दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं दो डिफरेंट रेशोज के अंदर, तो दो नए मॉलिक्यूल्स मेरे सामने बनेंगे। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी बेटा। इसके कुछ ड्रॉबैक्स या फिर बोल सकते कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो बेटा ड्रॉबैक्स क्या हैं, सबसे पहली बात तो बेटा बाद में हम लोगों ने पता लगाया कि एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैन आल्सो एग्जिस्ट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आल्सो एग्जिस्ट, जो एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, इनके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनको छोड़ के और भी काफी सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेटा होते हैं, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है।
बेटा सेकंड ड्रॉबैक क्या है, डाल्टन जी ने बोला कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल। लेकिन बेटा आइसोटोप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है या आगे पढ़ लेंगे। आइसोटोप्स कैसे होते हैं बेटा, वो कंपाउंड जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट। आइसोटोप मतलब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं हाइड्रोजन का या फिर कार्बन की, तो कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं मतलब C12 एंड C14। दोनों ही कार्बन के एटम्स हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, दोनों डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंट है, ये 12 जो है बेटा कार्बन का मास नंबर है और कार्बन का मास नंबर कभी कभी 14 भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो तीनों ही हाइड्रोजन है बेटा, एक एलिमेंट बट दीज एटम्स आर डिफरेंट। तो ये पॉइंट भी गलत साबित हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि एटम्स को डिस्ट्रॉय या फिर डिवाइड हम नहीं कर सकते, लेकिन बेटा रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के अंदर, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें एटम्स, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, एटम्स खुद डिके मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हो सकता है उनसे नए एटम्स प्रोड्यूस हो जाए। तो बेटा रेडियो एक्टिव रिएक्शंस भी हो सकती है। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बेटा कौन से साइंटिस्ट ने किया था, साइंटिस्ट का नाम था J.J. थॉमसन। और उन्होंने क्या किया बेटा, एक सेटअप बनाया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके एक तरफ लगा हुआ है वैक्यूम पंप, यहाँ पे क्या है बेटा, वैक्यूम पंप। एक तरफ से कैथोड दूसरी तरफ से एनोड। यहाँ पर गैस को नेग्लेक्ट कर दिया है, रिमूव कर दिया है वैक्यूम पंप की हेल्प से। तो बेटा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कैथोड से कुछ रेज निकलती है और वो एनोड की तरफ स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ती है। तो जो रेज कैथोड से निकली बेटा उनको हम क्या बोलेंगे, कैथोड रेज, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय कैथोड। तो उन रेज की प्रॉपर्टी के बारे में उसने क्या बताया कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। पहली बात वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बेटा इस बात का कैसे पता लगाया हम लोगों ने, अगर बीच में हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लेता हूं कैथोड, यहां पर बीच में हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो बेटा इस ऑब्जेक्ट की शैडो यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगी, एनोड की तरफ का क्या हो जाएगा बेटा, इस ऑब्जेक्ट की शैडो बन जाएगी। तो शैडो बन जाएगी और वो एनोड की तरफ बनी है, कैथोड से अपोजिट साइड अगर शैडो बनी है बेटा, तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि रेज कैथोड से निकली है और अगर बिल्कुल एग्जैक्ट इसी साइज की शैडो बन गई, मतलब कि जो कैथोड से रेज निकली वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो इस बात का पता हमें कैसे पता लगा बेटा, शैडो बिहाइंड एनोड, एनोड की तरफ क्या निकली है बेटा, एक शैडो बनी है अगर मैंने बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो इस बात से मैं ये कह सकता हूं कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके बेटा नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला कि जब भी हमने बीच में यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा तो कैथोड रेज हीट प्रोड्यूस करेगी। तो इस बात का मतलब ये है कि कैथोड रेज की कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो बोल सकता हूं कि दे हैव काइनेटिक एनर्जी, जो कि मैटर पे टकराने के बाद मैटर को हीट प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि जब भी मैंने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज के ऊपर लगाया तो उनमें डिफ्लेक्शन आता है। देखो बेटा अब मान लो मैंने क्या किया कि इस चैम्बर के दोनों तरफ
पैरेलल यहां पर मैंने बेटा एक प्लेट लगाई जिसके ऊपर चार्ज कैसा था, नेगेटिव, और ऊपर की तरफ मैंने प्लेट लगाई बेटा जिसके ऊपर चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया है। तो बेटा कैथोड रेज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने लगेगी। तो इस बात से मुझे ये पता लगा कि कैथोड रेज जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मतलब दे आर नेगेटिवली चार्ज। जो चीज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो वो क्या होगी बेटा, इस बात का मतलब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब बेटा उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो कि फोर्थ पॉइंट है, कि अगर मैंने कैथोड रेज के रास्ते में के बीच में एक रोटेटरी व्हील रख दिया जो कि बिल्कुल लाइट वेट में होगा और वो रोटेट हो सकता है अगर उसके ऊपर कोई एनर्जी पड़े तो देखो बेटा कैथोड रेज के बीच में मैंने एक व्हील रखा जो कि रोटेट हो सकता है। इस टाइप से एक व्हील बना देते हैं हम लोग। ये एक व्हील रखा बेटा, जैसे ही कैथोड रेज इस व्हील के ऊपर पड़ेगी तो ये व्हील रोटेट होने लगेगा। अब अगर ये रोटेटरी व्हील रोटेट हो रहा है, इस बात का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि इस व्हील के ऊपर कोई पार्टिकल इसके ऊपर कोलाइड हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि कैथोड रेज के अंदर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, उनका पार्टिकल नेचर है, तो दे कंटेन सम मैटर। और बेटा लास्ट पॉइंट क्या है कि कैथोड रेज जो है उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहेंगी। आपने डिस्चार्ज ट्यूब को अगर चेंज कर दिया, इसका मटेरियल चेंज कर दिया, या कभी इस चैम्बर के अंदर कोई गैस हमने अगर डिफरेंट ले ली, इन सब बातों से कैथोड रेज इंडिपेंडेंट रहेंगी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा ये अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन देखो, जो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिफ्लेक्ट हो रही थी कैथोड रेज, इस डिफ्लेक्शन को मेजर करके कि हमने कितना पोटेंशियल यहाँ पे लगा रखा है, इन सब चीजों को मेजर करके एक्सपेरिमेंटली कैथोड रेज के ऊपर स्पेसिफिक चार्ज निकाला। एक्सपेरिमेंटली जे थॉमसन ने स्पेसिफिक चार्ज, बेटा स्पेसिफिक चार्ज को हम लोग बोल देते हैं चार्ज बाय मास रेशो। चार्ज बाय मास रेशो। बेटा चार्ज को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं E से और मास को रिप्रेजेंट कर देता हूं M से। बेटा एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने चार्ज बाय मास रेशो निकाला और वो कितना आया इनके लिए, -1.7588 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। ये चार्ज बाय मास रेशो आया। अब बेटा ये जो पार्टिकल हम लोगों ने डिस्कवर किया था कि कैथोड रेज के अंदर कोई मैटर है, उस पार्टिकल को हमने नाम क्या दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेज से किस चीज की डिस्कवरी हुई बेटा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। और कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने चार्ज बाय मास रेशो निकाल दिया बेटा, किस चीज का, इलेक्ट्रॉन का। तो ये मेरे पास कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट था बेटा। इसके बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम था मिलीकंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने क्या पता लगाया बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बेटा विच वाज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। अब मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मेरे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब क्या आ गया बेटा, ई आ गया। ई की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं अगर, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन के लिए मास भी आ सकता है। देखो ई की वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं और सोल्व कर देता हूं, तो m विल बी इक्वल टू, इससे पता लगेगा m विल बी इक्वल टू, इस टर्म को इधर ले आता हूं, e अपॉन -1.7588 इंटू 10⁻8 और e की वैल्यू पुट करूंगा बेटा, e की वैल्यू कितनी आई थी, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। और अगर इसको मैं किलोग्राम्स में लिखूं तो आंसर क्या आएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स, विच इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू शुड मेमोराइज इट बेटा। इलेक्ट्रॉन का मेरे पास क्या आ गया, मास भी आ गया और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लिया। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। जिस तरीके से कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट था, सेम उसी तरीके से एनोड रेज एक्सपेरिमेंट भी था बेटा। और एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में देखो बेटा, हम लोगों ने एक तरफ एनोड लिया है और एक तरफ परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड मतलब कि इसके अंदर क्या है बेटा, हम लोगों ने जैसे कि होल्स बना रखे हैं। कैथोड के अंदर क्या बना है, कैथोड के अंदर क्या बना है बेटा, होल्स बना रखे हैं। अब होल्स का क्या काम है, देखो बेटा, एक्चुअली एनोड रेज पहली बात तो सेम कैथोड रेज की तरह दे आल्सो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अब देखो बेटा, एक्चुअली मैंने क्या बताया था कि एनोड रेज जो होती है वो कैथोड रेज जो थी बेटा, वो एनोड से पास हो जाती थी और पीछे ग्रीन लाइट की स्पॉट देती थी। ये कैथोड रेज थी जो कि कैथोड से निकलती थी और एनोड की तरफ जाती थी और एनोड के पीछे ग्रीन कलर की लाइट देती थी। लेकिन बेटा एनोड रेज आर नॉट दैट मच पावरफुल। तो बेटा एनोड रेज कैथोड से पास नहीं हो सकती बेटा। कैथोड रेज तो पास होकर पीछे ग्रीन कलर की लाइट दे देगी, लेकिन एनोड रेज जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है, वो पीछे कैथोड से पास नहीं हो सकती। इसीलिए हम लोगों ने कैसा कैथोड लिया बेटा, परफोरेटेड कैथोड, ताकि कैथोड रेज एनोड रेज जो है वो पीछे पास होके इनके होल्स के अंदर से जाएगी और पीछे लाइट शो करेगी डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर यहां पर। अब बेटा ये जो रेज है ये एनोड से निकली है, इसीलिए इन रेज का नाम हम लोगों ने क्या निकाला बेटा, एनोड रेज, या फिर इनका एक नाम और है कैनल रेज, बिकॉज दे पासेस थ्रू कैनल्स ऑफ कैथोड। अब बेटा ऑन कोलिजन विद मैटर दे आल्सो प्रोड्यूस हीट, इसका मतलब इनकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनकी भी कुछ प्रेजेंट है। अब जब भी मैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा तो बेटा एनोड रेज भी क्या होंगी, डिफ्लेक्ट होंगी। अब एनोड रेज किस तरफ डिफ्लेक्ट होंगी बेटा, मान लो ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया था और नीचे की तरफ डिस्चार्ज ट्यूब के एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो बेटा एनोड रेज हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि एनोड रेज कहां जा रही है बेटा, नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो रेज नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो, ऐसी रेज के ऊपर चार्ज कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूं बेटा दिस इंप्लाइज एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, सेम कैथोड रेज की तरह, कि अगर मैंने एनोड रेज के बीच में यहां पर एक रोटेटरी व्हील लगा दिया,
वो एनोड रे जब भी इसको कोलाइड करेंगी तो क्या होगी बेटा, इसको रोटेट कर देंगे। अब इस बात का मतलब क्या है बेटा कि एनोड रेज के अंदर भी कोई मैटर प्रेजेंट है, जैसे कैथोड रेज के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो इसका मतलब ये है कि मैटर इज प्रेजेंट इन एनोड इज रेज, मैटर इज प्रेजेंट इन एनोड रेज। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा कि देखो कैथोड रेज और एनोड रेज वाले में डिफरेंस क्या है बेटा, मैंने बताया था कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एंड गैस, लेकिन एनोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब पर और गैस के ऊपर डिपेंड करेंगी। एनोड रेज की प्रॉपर्टीज डिस्चार्ज ट्यूब के मैटर या फिर गैस के साथ चेंज हो सकती है। तो ये था एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। और बेटा इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने किस चीज को डिस्कवर किया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिसका नाम क्या था बेटा, प्रोटॉन। प्रोटॉन बेटा एक्चुअल में क्या होता है, इट इज न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव। और प्रोटॉन का चार्ज देखो बेटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बेटा, इक्वल होता है बट अपोजिट इन साइज। तो सॉरी अपोजिट इन साइन। तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा, प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। और अगर देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना ही होता है लेकिन साइन नेगेटिव, प्रोटॉन पे साइन पॉजिटिव। लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। बेटा प्रोटॉन का मास कितना होगा, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर ग्राम्स में लिखूं 672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इन नंबर्स को याद कर लेना है। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा। एंड इट विल बी इक्वल टू प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। और बेटा मास कितना होगा, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से काफी ज्यादा होता है बेटा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया था, 9.1 इंटू 10⁻31 किलो। 20 से -27 -31, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से हमें पता लग गया। तो ये था बेटा एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। बेटा आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स किस तरीके से रखे होंगे। तो बेटा इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया एटम का। थॉमसन जी ने क्या बोला कि एटम एक स्फेयर की तरह होगा और स्फेयर के ऊपर, पूरे स्फेयर पे चार्ज कैसा फैला होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज इस पूरे स्फेयर के ऊपर फैला होगा। और एटम के अंदर इस स्फेयर में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके ऊपर चार्ज कैसा होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा। इट लुक्स लाइक ए वाटरमेलन, नेगेटिव चार्ज इज जस्ट लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि ये जो मॉडल था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी बोल देते हैं। और इसका एक नाम और भी है जिसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग इज ए डिश इन, इट इज जस्ट लाइक केक। प्लम पुडिंग इज जस्ट लाइक केक, जो कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर खाते हैं लोग। अब देखो बेटा ये जो मॉडल था ये मॉडल पूरी तरह फेल हो गया था। क्यों बेटा, क्योंकि इसके बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था
जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकले उनको थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके बाद थॉमसन्स मॉडल फेल हो गया और नेक्स्ट मॉडल आया जिसको हम लोगों ने क्या बोला, रदरफोर्ड्स मॉडल। तो मैं बोल सकता हूं रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट could not be explained by it, so it failed। बेटा इसका फेल होने का उस टाइम पर मेन कारण क्या था कि ये इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आए थे उनको एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हुआ।